अगर बीजेपी में नहीं जाते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी में जाएंगे सचिन पायलट? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी राजस्थान में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। क्या आपके लिए विकल्प खुले रखे हैं सचिन पायलट ने? और क्योंकि संजय सिंह पहले तारीफ कर चुके हैं सचिन पायलट की, देखिए जरा आम आदमी पार्टी के साथ क्या संभावना है। आप पायलट पर पहले डोरे डाल रही है और वो राजस्थान में भी पांव जमाना चाहती है। इसके लिए उसे गद्दावर नेता की दरकार है राजस्थान के अंदर। आम आदमी पार्टी की यह समस्या पायलट दूर कर सकते हैं। संजय सिंह पायलट की पहले तारीफ भी कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि सचिन पायलट कर्मठ है, मेहनती है, युवा नेता बता चुके हैं संजय सिंह। खबर है कि आम आदमी पार्टी सचिन पायलट से संपर्क में है, लेकिन पायलट ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी पंजाब में ऐसी कोशिश कर चुकी है पहले, जब वो सिद्धू को अपने साथ लाना चाहती थी। हालांकि तब उसे कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन सियासत में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। सुनिए जरा आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा क्या कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अब वेंटिलेटर पर है, अपनी आखिरी सांसें ले रही है और कांग्रेस का अंत अब दूर नहीं है, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। जो कल रात से हम राजस्थान में देख रहे हैं वो इस चीज को साफ कर देता है कि कांग्रेस स्वयं ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है और कांग्रेस पार्टी अपने आप को खत्म करके ही दम लेगी। कांग्रेस के पास वो ना शक्ति है ना वो ताकत है कि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके और इसीलिए भारत की राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ा वैक्यूम, एक शून्यता आ गई है और आम आदमी पार्टी ही राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस की स्वाभाविक विकल्प बनती जा रही है। कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है और समाप्ति की ओर है। तो अब सवाल यह कि आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस इतनी कमजोर, कोई सुन नहीं रहा है, न राहुल गांधी की कोई सुन रहा है, न सोनिया गांधी की कोई सुन रहा है। आखिर ऐसा क्यों? अब क्या होगा? कांग्रेस का बुरा हाल है। देखिए बुरा हाल क्यों है, वजह है पार्टी आला कमान, यानी ये तीन चेहरे यही पार्टी है और पार्टी यही है। सोनिया गांधी बुजुर्ग हो चुकी हैं, बीमार रहती हैं, पार्टी अध्यक्ष नहीं बनना चाहती हैं। एक ये वजह है क्योंकि उनकी सेहत लगातार खराब रहती है। फिलहाल कार्यकारी अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी हैं। राहुल भी पार्टी अध्यक्ष बनना नहीं चाहते क्योंकि उनकी अगुवाई में पार्टी लगातार चुनाव दर चुनाव हारती रही। उनके खिलाफ पार्टी में आवाज उठती रही है अंदर से। उनके बयानों से भी पार्टी असहज हो जाती है, इस तरह के बयान देते हैं। प्रियंका वाड्रा के पास सियासी अनुभव नहीं है, उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाना बड़ा रिस्क हो सकता है पार्टी के लिए। यही वजह है कि पार्टी के नेता बेलगाम होने लगे हैं। जो कभी सिपहसालार होते थे वो सब अब बगावत कर रहे हैं और क्योंकि पार्टी पर गांधी परिवार का कंट्रोल खत्म हो चुका है। गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस की कल्पना नहीं की जा सकती है और यही वजह है कि पार्टी का यह हाल है। आइए अब आपको सुनवाता हूं राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। जो कल का घटनाक्रम हुआ वो सियासी तौर पर पाखंड भी हो सकता है और यदि कोई परिस्थिति किसी भी रूप में बदल भी सकती है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जिसको न राजस्थान की कांग्रेस पार्टी से सरोकार है न राजस्थान के आवाम से सरोकार है। कुल मिलाकर हमारी फिक्र है कि इससे राजस्थान की जनता का नुकसान हुआ है। तो विरासत में अशोक गहलोत ने एक ऐसी सरकार छोड़ी है, कोई देवता आके भी यदि इसको पलटना चाहे तो मुझे लगता है परिस्थितियों को बदल नहीं पाएगा और कांग्रेस के लिए राजस्थान का मुझे लगता है ये एक आखिरी प्रयास है। उसके बाद 2023 और 23 के बाद कांग्रेस राजस्थान से हमेशा के लिए विदा होगी। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की हिटलिस्ट में आरएसएस, उसके बड़े नेता और आरएसएस का मुख्यालय है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पीएफआई के टारगेट पर रहे। ये तस्वीर देखिए जरा, पीएफआई समर्थकों ने पेट्रोल बॉम्ब फेंके। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, जरा एम्बियंस दीजिए इसमें। ये तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर कन्याकुमारी की है। ये देखिए, ये बाइक से आए, बाइक सवार उतरता है, बाइक सवार, और उसके बाद देखिए किस तरह से एक के बाद एक पेट्रोल बॉम्ब फेंकता है गाड़ी के आगे। इसे प्ले कीजिए प्लीज। और ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए हाथ में लेकर आ रहा है पेट्रोल बम। एक फेंका, दूसरा फेंका है और देखिए दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, गाड़ी में आग लग गई है। उसके बम फेंकने के बाद पीछे बाइक सवार इंतजार कर रहा था, वो आया है और लेकर चला गया। 10:51 की घटना है, बाइक सवार लेकर चला गया। पीएफआई पर एक्शन के बाद ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए। ये देखिए एक के बाद एक 3 पेट्रोल बॉम्ब फेंके इसने। ये जो आप देख रहे हैं आरएसएस
के कार्यकर्ता का घर बताया जा रहा है। ये देखिए 1, 2 और ये 3, एक के बाद एक 3 पेट्रोल बॉम्ब फेंके हैं और उसके बाद बाइक से चला गया। अगर आप ध्यान से देखिए, दौड़ कर आता है, तीनों बॉम्ब पेट्रोल बॉम्ब फेंकता है घर के अंदर आरएसएस कार्यकर्ता के, और उसके बाद देखिए बाइक वाला आगे आता है, बाइक सवार के साथ बैठकर भाग जाता है। वहां से महिलाएं गुजर रही हैं, वो देख रही हैं आखिर अचानक क्या हो गया, और ये पेट्रोल बॉम्ब फेंककर भाग जाता है। दूसरी स्कूटी पर देखिए महिला गाड़ी रोकती है, लेकिन तब तक वो ये बॉम्ब फेंककर भाग जाता है। पीएफआई पर एक्शन के बाद आरएसएस पर ये हमले बढ़ गए। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये बॉम्ब फेंकता है और भाग जाता है। ये देखिए फुल स्क्रीन लीजिए जरा, काली शर्ट में पेट्रोल बॉम्ब निकालता है और दुकान पर एक के बाद एक ये पेट्रोल बॉम्ब फेंक रहा है। ध्यान से देखिए, ये जो हमले ये बता रहा है कि पीएफआई के टारगेट पर आरएसएस समर्थक, आरएसएस कार्यकर्ता, आरएसएस के नेता हैं। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो आइए, अब सवाल यह है कि पीएफआई की जो हिट लिस्ट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले थे। अब बड़ी खबर यह आई है कि आरएसएस के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की टारगेट पर है। रिपोर्ट देखिए जरा। केंद्र सरकार जो एक्शन ले रही है वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा और ऐसे अपराधियों को और अपराध समर्थकों को सजा मिलके ही रहनी चाहिए। क्या पीएफआई बीजेपी और आरएसएस के बड़े नेताओं की हत्या की साजिश रच रहा था? पीएफआई सदस्यों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पीएफआई के लोग इसको लेकर खतरनाक प्लान बना रहे थे। पहले ही खुलासा हो चुका है कि पीएम मोदी भी पीएफआई के निशाने पर थे। सवाल यही है कि खुद को सामाजिक संगठन बताने वाले पीएफआई के मंसूबे क्या हैं? देश विरोधी साजिश, आतंकियों की फंडिंग का सनसनीखेज आरोप। ऐसे में सवाल यही है, क्या पीएफआई पर बैन लगाना ही आखिरी रास्ता है? और आइए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जो पीएफआई के टारगेट पर बताया जा रहा है, यह है नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर। इस हेडक्वार्टर पर पीएफआई की नजर है। पीएफआई दरअसल उनकी हिटलिस्ट में आरएसएस का मुख्यालय जो कि नागपुर में है वो है। आइए अब आपको बताता हूं पीएफआई का पूरा कच्चा चिट्ठा, कैसे उन्होंने अपनी टारगेट लिस्ट तैयार कर रखी है। ये देखिए जरा। तो पीएफआई के गिरफ्तार सदस्यों से पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र एटीएस के सूत्रों से यह बड़ी खबर मिली है। आपको बताऊं, पीएफआई के निशाने पर आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं। बड़े नेताओं के बारे में जानकारी जुटाई गई। आखिर कौन कौन से वो नेता हैं। नागपुर में संघ मुख्यालय पर इनका हमले का प्लान था। जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, दशहरे के मौके पर, जी हां, त्योहार के मौके पर, दशहरे के मौके पर हमले की तैयारी थी। दशहरे पर पथ संचलन कार्यक्रम होता है दरअसल, और पीएफआई ने कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी जुटा ली थी, पूरा खाका तैयार किया था। पीएफआई के टारगेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रह चुके हैं। पीएफआई वर्कर शफीक पायथे के रिमांड नोट से इस बात का खुलासा हुआ है। शफीक की गिरफ्तारी केरल के कोझिकोड से हुई थी और शफीक पायथे के रिमांड नोट में ईडी ने इन बातों को कहा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश केरल में ही रची गई थी और बिहार में पीएम की रैली में हमले की साजिश थी। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में रैली की थी। उस दौरान आपको याद होगा एनआईए के एक्शन से पीएफआई बौखलाया हुआ है। छापेमारी के खिलाफ देश भर में पीएफआई ने बंद बुलाया है। कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी किए गए हैं। तमिलनाडु में बीजेपी ऑफिस पर भी हमला किया गया। तस्वीर मैंने आपको दिखाई। तमिलनाडु में कई स्थानों पर पेट्रोल बम से हमला हुआ है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा जेपी नड्डा क्या कुछ कह रहे हैं पीएफआई पर एक्शन पर। Of the left-led government to the people who create violence, who support violence, who believe in violence, the support by the state government is something which is very, very serious and which we have to understand. The state-sponsored lawlessness is also one of the reasons. तो पीएफआई पर जोरदार एक्शन हुआ है। अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई ये मैं आपको बताता हूं। देखिए जरा, 22 सितंबर को 15 राज्यों में पीएफआई पर छापेमारी की गई। पीएफआई के खिलाफ ईडी एनआईए का ऑपरेशन हुआ है। एक साथ पीएफआई के 93 ठिकानों पर रेड हुई थी। 15 राज्यों से 106 पीएफआई वर्कर्स की गिरफ्तारी की गई है। संगठन प्रमुख ओमा सालम भी
गिरफ्तार हुआ है। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र से भी इसकी गिरफ्तारियां हुई हैं। राजधानी दिल्ली से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 19 सदस्यों की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई थी। इन्हें पेश किया गया था। एनआईए ने सभी 19 सदस्यों को पेश किया। पीएफआई पर एक्शन का फैसला 4 अगस्त को हुआ था और गृह मंत्री शाह के बेंगलुरु दौरे के बाद यह पूरा प्लान बनाया गया था। पीएफआई पर यह एक्शन हुआ अब तक। आइए अब आपको मैं सुनवाने जा रहा हूं एसडीपीआई, पीएफआई का ही एक विंग है एसडीपीआई। वो खुलेआम धमकी दे रहा है आरएसएस को कि 10 सेकंड में